हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में किस स्थान पे आता है? हाँ, किस स्थान पे आता है? सबसे बड़ा पहला महाद्वीप, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा, तीसरा, चौथा दक्षिणी अमेरिका। देखो, पहला कौन सा है? एशिया। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में जो आपने मैक्सिको की खाड़ी देखी थी, मैक्सिको की जो खाड़ी है, ठीक है, वहाँ पे जो सागर है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेबियन सागर। लेकिन कैरेबियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और नीचे इसको हाँ दक्षिणी सागर कह सकते हैं। हम लोग थोड़ा दक्षिणी अमेरिका के फ्यूचर पे बात कर लेते हैं। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका से लोग दक्षिणी अमेरिका पे आए, ठीक है, और यहाँ आने के बाद जब धीरे धीरे बसने लगे, ठीक है, बसे कहाँ? एंडीज पर्वत श्रेणी के पास। कहाँ बसे? एंडीज पर्वत श्रेणी के पास। कहा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की जो जड़ें थी वो एशिया महाद्वीप से जुड़ी थी, ठीक है, और वो लोग उत्तरी अमेरिका से आकर इस एंडीज पर्वत श्रेणी पर बस गए। यहाँ पे उन लोगों ने एक सभ्यता का विकास किया जिसका नाम इंका सभ्यता थी। यह सभ्यता अंतिम और बेहद कुशल सभ्यता थी, लेकिन स्पेन आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। उसके बाद 1600 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल से लोगों ने इस महाद्वीप पर आना शुरू किया। कहाँ से? स्पेन और पुर्तगाल से। इन लोगों ने क्या किया? यहाँ जो पहले से लोग रह रहे थे, इंका सभ्यता के लोग रह रहे थे, इन पर आक्रमण करने शुरू किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे स्वतंत्रता प्राप्त के लिए स्पेन और पुर्तगालियों से युद्ध करते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ? एक ऐसी क्रांति आई कि स्पेन और पुर्तगालियों को दक्षिणी अमेरिका छोड़ना पड़ा और एक के बाद यहाँ के देश जो थे वो स्वतंत्र होते चले गए। आज हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका स्वतंत्र देशों का महाद्वीप है। बात समझे? दूसरा, दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका में टोटल देश 13 हैं। कितने हैं? टोटल देशों की संख्या 13 है। 13 देशों में से 11 देशों के पास तट है और 2 ऐसे देश हैं जिनके पास तट नहीं है। कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। अब यह 13 देश कौन कौन से हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील, फिर उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ये 13 देश हैं। जैसे 2 देशों के पास तट नहीं है। देखो, इसके पास कहीं तट है? बोलिविया के पास। पराग्वे के पास कहीं तट है? नहीं है। बाकी सबके पास अपना तट है। अब हम लोग बात करेंगे अमेजन नदी की। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर कर्क रेखा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहाँ गिराती है? अटलांटिक महासागर में गिराती है। अब अमेजन नदी विश्व में सबसे बड़ी नदी कही जाती है, लेकिन किस क्षेत्र में? जल ग्रहण क्षेत्र में। विश्व में सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? कितने देशों में विस्तृत है? 9 देशों में विस्तृत है। कौन कौन से 9 देश? आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र 9 देशों में विस्तृत है, लेकिन वो 9 देश कौन कौन से हैं? बोलो पंकज एक तरफ से। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना। हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 देशों में अमेजन नदी का जो जल है वो विस्तृत होता है।
प्रवाहित होता है। दूसरा, अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो अमेजन जंगलों का क्षेत्र है। आपने सुना होगा अमेजन का फॉरेस्ट या अमेजन का जंगल। वो जो जंगल अमेजन का फॉरेस्ट पड़ता है वो इसके अगल बगल में है। अमेजन नदी बीचों बीच में प्रवाहित होती है। अमेजन के जंगलों से पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है? 20%। इसीलिए अमेजन फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इतना समझ में आया? दूसरा, अमेजन नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसको कहते हैं जापुरा। क्या कहते हैं? जापुरा। एंडीज पर्वत से निकलकर कहाँ मिलती है? ब्राजील में अमेजन से मिल जाती है। अमेजन की दूसरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो पुरुष नदी है। कौन सी नदी है? पुरुष नदी है। ये भी एंडीज पर्वत से निकलने के बाद अमेजन की दाहिनी ओर ब्राजील में मिल जाती है। अच्छा, दाहिनी ओर पुरुष मिलती है तो बाईं ओर कौन सी मिलती है? जापुरा मिलती है। जयपुरा नहीं, जापुरा। ठीक है। अब अमेजन के जो अगल बगल का क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है? क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। हमको पता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। बेटा इधर कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ का जो जल होता है वो क्या होता है? गर्म होता है, भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ने के बाद वो यहाँ से इंटर करता है। ठीक है, जहाँ पे अमेजन अपना मुहाना बनाती है। यहाँ इंटर करने के बाद इधर प्रवाहित होते हुए गर्म हवाएं और किससे टकराती हैं? अमेजन से, उसे एंडीज पर्वत श्रेणी से टकराती हैं। टकराने के बाद यहाँ पे घनघोर वर्षा करती हैं और यहाँ लास्ट में यानी एंडीज के पश्चिम तक आते आते उनकी जो नमी होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ इक्वेडोर का जो पश्चिमी सिरा है ये पूरी तरीके से क्या है? डेजर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ तक आते आते जो हवाएं होती हैं उनकी नमी खत्म हो जाती है, इसलिए जो वर्षा होती है पूर्वी तट पर होती है। मैंने आपको बताया जैसे इक्वेडोर है, इक्वेडोर का जो पूर्वी मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? ओरिएंटे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेरू का जो पूर्वी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? मोन्टाना नाम से जाना जाता है। बोलिविया का जो पूर्वी तट है इग्नास नाम से जाना जाता है। ओरिएंटे इक्वेडोर के तट को और मोन्टाना और इग्नास बोलिविया के तट को जाना जाता है। अब ये अमेजन के अगल बगल में भाई उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो एक तरफ थोड़ी ना है, इधर भी है, इधर भी है। इन क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? सेल्वास नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेल्वास नाम से जानते हैं। और इसके इस सेल्वास क्षेत्र में एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वालसा। इस वालसा लकड़ी का जो प्रयोग है अधिकतर किस काम में किया जाता है? नौका बनाने में किया जाता है। दूसरा, आपने रबर के वृक्ष देखे होंगे। अमेजन के क्षेत्र में, अमेजन का जो ब्राजील में क्षेत्र पड़ता है वहाँ से रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। फिर अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ब्राज़ील की बात करेंगे। ब्राज़ील का पिता किसे कहा जाता है? पेट्रो काब्रल को ब्राज़ील का पिता कहा जाता है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया है। अब ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। अब कुछ चीज़ें हम लोग ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। देखो, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है, आपसे पूछा जाए ब्राज़ील का जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैंपोस नाम से जानते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, कैंपोस केवल इतना नहीं है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये मकर रेखा के ऊपर तक पूरा कैंपोस का क्षेत्र है। ठीक है, कैंपोस के क्षेत्र में बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो घास के मैदान होते हैं इसमें एक घास पाई जाती है जिसका नाम है एरबा। जैसे आपने यहाँ चाय एक पेय पदार्थ है, उसी तरह ब्राज़ील की जो एरबा है, घास है, वो भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। ब्राज़ील में एक खान है, आमापा की खान।
ब्राज़ील की अमापा खान से सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। थोरियम का उत्पादन भारत के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा होता है तो कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। मवेशी सबसे ज़्यादा अगर पाले जाते हैं तो कहाँ? ठीक है, सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है तो ब्राज़ील में होता है। इसीलिए कहवा को, ब्राज़ील को कहवा पात्र की संज्ञा दी गई है। दूसरा, ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह, इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आपने रियो डी जेनेरियो मालूम क्या है? इसको फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? रियो डी जेनेरियो को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में लोहा अगर निकाला जाता है तो ब्राज़ील से निकाला जाता है। ब्राज़ील का जो इताविरा केंद्र है, ठीक है, वहाँ से उच्च कोटि का लोहा निकाला जाता है। कैसा निकाला जाता है? पानी देना, ग्लास नहीं का पानी देना, एक ग्लास। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, चीन के बाद, किसके बाद? चीन के बाद तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है? ब्राज़ील से किया जाता है। अच्छा, ब्राज़ील में जो कहवा के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है? टेरा रोसा। क्या बोला जाता है? टेरा रोसा बोला जाता है। दूसरा, ब्राज़ील का रेसीफ बंदरगाह, ब्राज़ील का रेसीफ बंदरगाह, ठीक है, चीनी निर्यातक सबसे बड़ा बंदरगाह है। चीनी निर्यातक सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब इधर देखो, हाँ, ये कौन सा देश है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला में जो पूर्व की ओर नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ओरनिको। ब्राज़ील की जो ओरनिको नदी है, इसकी जो सहायक नदी है वो कैरो नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कैरो नदी पर। कुछ गलत बता रहे हैं? कैरो नदी पर स्थित है, सही बताया है, गलत बेटा नहीं है। ठीक, नहीं, कैरो पर है। आपने देखा होगा, मुझे पता है, किताब में कहीं मिला होगा, कैरो नदी पर है। ठीक है, मुझसे ये सवाल किसी ने किया था, पूछा था। ठीक है, फिर दूसरा, यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है मराकाइबो झील। आपसे सवाल किया जाए मराकाइबो झील कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। दूसरा, इक्वेडोर, दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, ठीक है, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ हैं? इक्वेडोर में हैं। ठीक है, और इक्वेडोर विश्व में केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? इक्वेडोर में होता है। उसके बाद पेरू, ठीक है, पेरू के बाद बोल्विया। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, पेरू और बोल्विया की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका। अगर आपसे सवाल किया जाए विश्व में ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तब हो जाएगी ठिसोसिक्रू झील, और यह झील तिब्बत के पठार पर स्थित है। वहीं दूसरी तरफ अगर सवाल ऐसे पूछा जाए ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, तब कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका झील हो जाएगी। बोल्विया की जो राजधानी लापाज है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कोई है तो बोल्विया की राजधानी लापाज है। बोल्विया दक्षिण अमेरिका में अगर टिन सबसे ज़्यादा कहीं टिन का उत्पादन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है? बोल्विया में किया जाता है। दूसरा देखो, ये कुछ नदियाँ मैंने दिखाई हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं। इस नदी को कहते हैं सैन फ्रांसिस्को नदी। ये जो सैन फ्रांसिस्को नदी है, ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को है। दूसरा, ये पराग्वे, पराना और ये उरुग्वे है। ठीक है, अब देखो, ब्राज़ील से पराग्वे निकलकर फिर पराग्वे में
बहते हुए, ये बोलिविया है, फिर ये कौन सा है देश है, पराग्वे, पराग्वे में बहते हुए किस नदी से मिल जाती है, पराना नदी से मिल जाती है। फिर ये दोनों जो है जब अपने जल को लेकर रियो डी प्लाटा की खाड़ी के पास पहुंचती हैं, तब ब्राज़ील से एक नदी निकल कर आती है जिस नदी का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर प्रवाहित होते हुए फिर यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील उरुग्वे की सीमा पर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद तीनों जो है एक दूसरे से मिलकर अपने जल को कहाँ गिराती हैं, रियो डी प्लाटा की खाड़ी में। कहाँ गिराती हैं? और इन नदियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ला प्लाटा की नदियाँ। इन तीनों नदियों को संयुक्त रूप से ला प्लाटा नदियाँ कहा जाता है। बात समझ गए? कौन कौन तीन नदियों को? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इन तीनों नदियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ला प्लाटा की नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। अच्छा, ये अर्जेंटीना हो गया। अर्जेंटीना के बाद इधर क्या हो गया, उरुग्वे हो गया और ब्राज़ील हो गया। इन तीनों देशों का जो अर्धनम क्षेत्र होता है उसमें कुछ घासें पाई जाती हैं। उन घासों को जो अर्धनम भागों में पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्फा अल्फा कहा जाता है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं, ये साओ पोलो देश है। साओ पोलो नगर है, किसका नगर है? ब्राज़ील का नगर है। ठीक है। साओ पोलो को कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह वाला अगर कोई नगर है तो कौन है? साओ पोलो है। और साओ पोलो पूरी तरीके से मकर रेखा पर स्थित है। अब अर्जेंटीना की बात करते हैं। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं इनको मोंटे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको क्षेत्र एक अर्जेंटीना का दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको क्वेब्रेको नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में ग्रान चाको घासें भी पाई जाती हैं। बात समझ गए? दूसरा, ग्रान चाको के दक्षिण में अर्जेंटीना का सबसे बड़ा पठार है जिसको कहते हैं पेटागोनिया का पठार। ये शुष्कतम पठार है, मरुस्थल है। दूसरा, यहाँ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ये अगर आपसे सवाल किया जाए अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंपोस पाए जाते हैं। और इस कैंपोस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खेती होती है तो गेहूं की खेती होती है। पूछा जा सकता है सवाल, अगर गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है तो कहाँ होती है? कैंपोस में या पंपास में? पंपास क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में। और दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ लो, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है मक्का और तंबाकू के लिए, उस मिट्टी का नाम क्या है? रैंडजीना। क्या नाम है? रैंडजीना। ठीक है। दूसरा, चिली ये जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ से एंडीज पर्वत श्रेणी यहाँ तक है। ठीक है। विश्व में सबसे लंबी कोई पर्वत श्रेणी है तो वो एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है। इस एंडीज पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, कोई बताएगा? 8,850 किलोमीटर। कितने हैं? 8,850 किलोमीटर। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा चिम्बाराजो कोटोपाक्सी जो ज्वालामुखियाँ कहाँ पाए जाते हैं? इक्वाडोर में पाए जाते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है उसका क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। दूसरा, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर जो प्रमुख पर्वत है उसका क्या नाम है? जो प्रमुख चोटी है उसका क्या नाम है? एकांकागुआ चोटी। अगर एकांकागुआ चोटी कहाँ है आपसे पूछा जाए तो दोनों की सीमा पर है, पूरी तरीके से कहाँ चिली में नहीं है। दूसरा, तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा चिली में होता है। ठीक है। चिली में एक खान है जिसका नाम है चिक्विकामाटा। क्या नाम है? चिक्विकामाटा। ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है और ये कहाँ पड़ती है? चिली में पड़ती है। दूसरा, आपने यहाँ पे चिली का जो एक कटा फटा भाग है इसको क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कहा जाता है। ठीक है। विश्व में फ्योर्ड के दो उदाहरण हैं। नंबर 1 चिली और दूसरा पंकज नॉर्वे। ठीक है। कटे फटे भाग को क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कहा जाता है।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे फॉकलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है, इसके पूर्वी भाग पे यूके का अधिकार है और पश्चिमी भाग पे चिली का अधिकार है। इसके बाद जो पड़ता है, जैसे सिचुएशन समझो, कहाँ है भाई मिटाने वाला, ये है। नीचे दिख नहीं रहा, हम लोग समझ सकते हैं। देखो इधर जो नीचे का सिरा है वो ये है, ऐसे तो है, ये कटा फटा भाग जिसको मैंने फ्यूड बताया है। फिर यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं ड्रेक पासेज। क्या बोलते हैं? ड्रेक पासेज। इस जल संधि का नाम है। इस जल संधि का नाम ड्रेक पासेज क्यों है? क्या नाम है? मैंगलन जल संधि यहाँ पे नहीं, ऊपर बढ़ के है, ठीक है। उसके नीचे जब जाओगे तो ड्रेक पासेज है, ठीक है। ये जो ड्रेक पासेज है, यहाँ से जब जैसे आज से 1500 ईस्वी की अगर बात की जाए तो फ्रांसिस्को ड्रैक जो था, कौन? फ्रांसिस्को ड्रैक, ये ग्रेट ब्रिटेन से चला था, लंदन से चला था, ठीक है, खोज के लिए। मतलब जो है इसको, जो लंदन की उस समय की महारानी थी, पूरी तरीके से संरक्षण था इसका। ड्रेक का ये काम था कि ये जहाज लेके, मतलब जो इसका भ्रमण करना था, नए नए द्वीप खोजना और वहाँ से लूट पाट के जितना भी सामान जो मिलता था वो सब लंदन भेजता था, ठीक है। पता लगा था, नई नई चीज़ों को पता लगाता था, ठीक है। तो ये इसी के चलते यहाँ से चला था, लंदन से। और चलते चलते, क्योंकि तब ये पनामा जल संधि नहीं थी, ये तो लगभग 1914 में बन के तैयार हुई थी जो पनामा जल संधि है। ये यहाँ से चला और चलते चलते इधर बगल में आते हुए यहाँ से ये इसने चाहा कि हम गुजर जाएँ। और इसके साथ में कितने लोग थे? इसकी नाव कितनी थी? 1 2 3 4 5, ये 5 नाव लेके चला था। यहाँ पर आते आते तो इसके साथी कह रहे थे कि ऐसा करो, वापस चलो, अब नहीं आगे चलना है, आगे खतरा ज़्यादा है। तो इसने क्या किया था, 2 को छोड़ दिया, 3 को साथ में लेके, और इससे ये जो ड्रेक पासेज है यहाँ से इसने गुजरने की कोशिश की। लेकिन याद रखो कि यहाँ से गुजरना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इधर से प्रशांत महासागर है और इधर से ये जो आपने एक सुना होगा, ऊपर आर्कटिक पड़ता है, नीचे अंटार्कटिक पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास। ये जो अंटार्कटिक का हिस्सा है, यहाँ पे प्रशांत महासागर और उधर अटलांटिक महासागर, दोनों की धाराएं एक में मिलती हैं। आपको पता है इधर दक्षिणी ध्रुव होने के कारण यहाँ की जो जलवायु होगी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और इधर की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो दोनों जलवायु जब आपस में मिलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिससे आंधी, तूफान, बारिश, वर्षा, ये सब जो है बहुत ज़्यादा चलती हैं। मतलब जो है इतनी ज़्यादा जो वेव्स वगैरह समुद्र में उठती हैं, लगभग 100 फीट, 60 फीट, ठीक है, 150 फीट जो धाराएं उठती हैं ऊपर की ओर समुद्र की। तो वहाँ से इसने गुजरने की कोशिश की। जब इसने गुजरने की कोशिश की तो इसके साथ में बाकी जो 2 बचे, 2 को तो इसने यहीं छोड़ दिया था, 3 को लेके चला था, जो बचे थे वो तो इसमें चले गए। लेकिन ये किसी भी तरह से यहाँ से बच निकला और बचने के बाद ये फिर अमेरिका पहुँचा। अमेरिका पहुँचने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं जा सका ब्रिटेन, और यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी। मतलब जो दोबारा इसकी हिम्मत नहीं हुई कि हम दोबारा फिर इसी रास्ते से जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद में पनामा का निर्माण हुआ, आगे बढ़कर, आगे चलकर, ठीक है। यहाँ मैंगलन जल संधि पड़ती है, वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन मैं 1500 ईस्वी की बात बता रहा हूँ, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये रास्ता इसने खोजा था, आज भी ये बहुत दुर्गम रास्ता है, यहाँ से कोई नहीं आता जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से ब्लॉक है, ठीक है। अगर कोई अब अमेरिका जाना है तो आप यहाँ क्या करोगे? सीधे पनामा जल संधि से चले जाओ अमेरिका। इधर आना है वहाँ से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाना बड़ा दुर्गम होता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो मुझे लगता है कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ छूटा हो तो बताओ। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, जो बना लीजिए, और बाकी जो चीज़ें लिखाने वाली हम लिखा देंगे आपको, ठीक है।